नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 11 का एक सैंपल पेपर रहने वाला है आपके होम साइंस से रिलेटेड। ठीक है, इसमें आपके जो मिड टर्म के जो भी जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे, किस तरीके से आपका फॉर्मेट रहने वाला है, किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन में और अथवा जैसे पॉइंट्स वगैरह दिए होते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। साथ ही में हम क्वेश्चन के पैटर्न को भी अच्छे तरीके से देख लेंगे। साथ ही में इसकी मैं बात कर लूं तो ये थोड़ा पुराना सैंपल पेपर है, तो इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी के टाइम पे आप देखते हैं बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो क्या है, जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहले क्या पूछे जाते हैं आपसे, जितने भी वन वर्ड के जो आंसर होते हैं, जैसे कि एमसीक्यू टाइप के हो गए, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से कोई एक आपका ठीक होगा, है ना। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपको जो आपके एग्जाम है, एग्जाम पेपर होगा, शीट होगा, उसमें दे दिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम ये निर्देश देख लेते हैं इसमें कौन सा है। और क्वेश्चन आंसर तो आपको पता ही है कि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिए हुए होते हैं, और साथ ही में जो हमारे ऑप्शंस भी होते हैं। तो क्या है, ये दोनों के लिए ही यूजफुल रहने वाला है। तो दोनों ही टाइप के स्टूडेंट जो कि हिंदी मीडियम से है या फिर इंग्लिश मीडियम से है, इसको देख सकते हैं और क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो समझ सकते हैं हमारा। ठीक है, तो हम निर्देश देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट आपको बता दिया है सभी क्वेश्चन जो है अनिवार्य है, सभी क्वेश्चन क्या है, करना जरूरी है। सेकंड, इसमें 35 जो हमारे टोटल जो क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं। तो इसमें क्या है, 3 खंड में हमारा जो पेपर है वो विभाजित है। किस किस में है, ए बी सी और डी। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है बट ये 4 खंड है, यहाँ पे ए बी सी डी। ठीक है, और क्या है, खंड क में हमारा क्या दे रखा है, तो 1 से 14 जो प्रश्न है वो बहुविकल्पीय है। मतलब हमारे कौन से क्वेश्चन है इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप के 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें उनमें से जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है या उसको लिखना है। ठीक है, फिर क्या है, हमारा खंड ख दे रखा है। इसमें क्या है, 15 से 18 जो प्रश्न है केस स्टडी है। मतलब यहाँ पे आपको बुक से कोई पैराग्राफ दिया गया है और उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आंसर किए गए हैं। तो क्या है, आपको जो 15 से 18 तक का जो क्वेश्चन है वो हमारा केस स्टडी बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हमारा खंड ग है। इसमें 19 से जो 25 तक जितने भी हमारे क्वेश्चन है, 19 से 25 तक सभी कितने मार्क्स के, हमारे 2 मार्क्स के रहने वाले, और जो 26 से 29 है वो सारे हमारे 3 मार्क्स के रहने वाले। नेक्स्ट हमारा घ खंड दे रखा है। इसमें क्या है, 30 से 33 जो है प्रत्येक कितने मार्क्स के है, 4, और 34 से जो 35 है वो हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। और यहाँ आपको बता दिया है कुछ क्वेश्चंस में क्या है, आपको आंतरिक विकल्प दे रखे, मतलब सभी क्वेश्चन नहीं करने, कुछ क्वेश्चनों में आपको और अथवा जैसे होते हैं ना क्वेश्चन, तो उनमें से कोई एक क्वेश्चन जो आपको अच्छे तरीके से आता हो वो अटेम्प्ट करना होता है। तो वही यहाँ आपको बता दिया है कि जो क्या है, कुछ क्वेश्चन में आपको विकल्प जो है वो मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको बता दिया कि अब जितने भी आंसर कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसमें एग्जाम्पल क्या है ऐड कर ले, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन क्या होता है, और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ निर्देश में आपको ये सारी चीजें दी गई थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो आपका पेपर है उसको हम स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट भी देख लेंगे और साथ ही में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हम वो भी देख लेंगे। तो आई होप आप एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपका। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में, कि दूसरों के साथ आपका संबंध और भूमिका स्वयं से डैश से संबंधित है। तो यहाँ आपको बताना है कि दूसरों के साथ हमारा संबंध जो है, यहाँ पे परिवार की भी बात हो सकती है, परिवार से बाहर की बात हो सकती है। यहाँ तो कोई एक चीज नहीं बताया गया कि फैमिली के साथ संबंध है या फिर दोस्तों के साथ संबंध है। यहाँ आपसे सीधे पूछा गया है कि दूसरों के साथ आपका संबंध और भूमिका स्वयं से डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है, हमारी सामाजिक पहलू से। अब समाज ही, हम दूसरों की बात कर ले तो किस में आ जाएगा, हमारे समाज में ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक पहलू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्या पूछा गया है इसमें, किशोरावस्था की अवधि को आमतौर पर तूफान और तनाव की अवधि कहा जाता है। ये तो आपकी एनसीईआरटी की लाइन है पूरी, कि किस तरीके से हमारी जो किशोरावस्था की एज है, तूफान और जो हमारी तनाव की अवधि है, क्यों माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो चेंजेस है हमारी लाइफ में आते हैं। कुछ हम बोल सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी कौशल है, कौन सी क्षमताएं हैं, ऐसे ऐसे चेंजेस हम क्या है खुद के बारे में जानना स्टार्ट करने का जो कोशिश है वो करना शुरू कर देते हैं।
ठीक है, तो यही है कि ये जो अवधि है इसको तूफान और तनाव की अवधि कहा जाता है, क्योंकि इनमें कौन से परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, भौतिक और संज्ञात्मक क्षेत्र के परिवर्तन होते हैं, भावनात्मक क्षेत्र के, या फिर सामाजिक क्षेत्र के, और लास्ट क्या दे रखा है आपको, उपरोक्त सभी। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा किशोरावस्था के दौरान बहुत सारे चेंजेस आते हैं, भावनात्मक से लेकर सामाजिक, सामाजिक से लेकर संज्ञानात्मक और भौतिक, ये सभी चेंजेस क्या है किशोरावस्था के दौरान आते हैं। बहुत सारे हम बोल सकते हैं। भावना में किस प्रकार से आप बता सकते हैं कि भावनात्मक परिवर्तन में क्या होता है, व्यक्ति कभी शांत होता है किसी टॉपिक में और तुरंत ही कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, ऐसे ऐसे चेंजेस क्या है आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या है इसमें का जो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी जो आप देख रहे हैं चेंजेस क्या होता है हमारे किशोरावस्था के दौरान देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहां आपसे पूछा गया है 1 ग्राम वसा ऊर्जा की डैश किलो कैलोरी प्रदान करता है। हमारा जो 1 ग्राम वसा है जो उसकी ऊर्जा है वो हमें कितने किलोग्राम जो है हमारी कैलोरी जो है वो देता है, बर्न करवाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जो ख है 7, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक अभी आपने जो इतने 3 क्वेश्चन देख लिए, तो अब यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, कुछ भी क्वेश्चन आप सोच रहे हैं कि बाहर से आएगा या ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा जो हमें नहीं आएगा, कभी हमने देखा नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। एमसीक्यू से लेकर आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं सभी में वही आता है जो आप पढ़ चुके हैं, बस क्या होता है क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाता है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है या ये नहीं सोचना है कि बिल्कुल बाहर का आएगा, मैं कर नहीं पाऊंगी, कर नहीं पाऊंगा, ये जो सोच है अपने अंदर लेकर ही नहीं आनी है। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, इनमें क्या है अभी हमने देखा सब कुछ चैप्टर से ही आ रहा है ना। तो आगे भी हम देखेंगे कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं, सब चैप्टर में से ही आएंगे, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, मानव जीवन की किस अवस्था में हार्मोन गतिविधियां बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारी किस में आएगा, किशोरावस्था के दौरान ही आएगा, क्योंकि उस टाइम क्या होता है बहुत सारे चेंजेस क्या है लाइफ में आने लग जाती है, बहुत सारे जो परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, आंतरिक परिवर्तन जो होते हैं होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो इसका भी क्या आंसर होगा आपका, किशोरावस्था होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध प्रक्रिया का एक चरण नहीं है। अब यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, संसाधन प्रक्रिया का चरण। यहाँ आप देख रहे हैं सीधे तौर पे आपसे नहीं पूछा गया है कि किस चीज का जो प्रबंधन है वो पूछा गया है, आपसे बस पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रबंध की प्रक्रिया का क्या है, वो एक चरण नहीं है। ठीक है, तो मानव संसाधन है, मूल्यांकन है, आयोजन, कार्यान्वयन। तो अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, देखा है, तो आपको पता होगा मूल्यांकन हो गया हमारा, आयोजन हो गया और कार्यान्वयन हो गया, ये सारे क्या है हमारे मानव संसाधन जो है, हमारे जो संसाधन है उसके क्या है प्रबंध प्रक्रिया के चरण है। लेकिन यहाँ मानव संसाधन जो है बिल्कुल अलग है इससे। मानव संसाधन तो एक संसाधन की बात हो गई है, सीधे तौर पर मानव के जो गुण कौशल होते हैं उनकी बात कर ली गई है, लेकिन बाकी जो ये तीनों है ये हमारे क्या है प्रक्रिया, प्रबंध प्रक्रिया के चरण है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर जो ए है, मानव संसाधन क्या है, जो हमारा संसाधन प्रबंधन है उसकी प्रक्रिया का कोई भी चरण नहीं। ठीक है, बाकी ये जो तीनों है ये आपके चरण हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत निम्न में से कौन से करियर के विकल्प नहीं है। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है कि गृह विज्ञान पढ़ने के बाद कौन से ऐसे करियर के ऑप्शन है जो कि हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। फर्स्ट यहाँ दे रखा है आहार विशेषज्ञ, तो ये तो आपने पढ़ा ही है भाई, पूरा फूड की हमें नॉलेज जो होती है हमारे गृह विज्ञान विषय में दे दी जाती है। ठीक है, या फिर हमारा हो गया सौंदर्य प्रसाधिका, तो ये हमें नहीं लग रहा है अभी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं आंतरिक सज्जाकार। आंतरिक सज्जाकार हम देखते हैं, हम बोल सकते हैं कि खुद से कार्य करना वगैरह होगी, वो सारी बातें क्या है हमें गृह विज्ञान में तो समझाई जाती है। और नेक्स्ट क्या है फैशन डिजाइनर, तो हमें ड्रेस के बारे में भी जानकारी दी जाती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका बी, हमें सौंदर्य प्राधिका के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज क्या है गृह विज्ञान के क्षेत्र में नहीं मिलती है। ठीक है, ज्यादातर हम बोल सकते हैं फूड के बारे में हो गया, वस्त्र के बारे में हो गया, या फिर कोई टेक्नोलॉजी के बारे में हो गया, इन सब की जानकारी क्या है हमें गृह विज्ञान विषय से मिलती है। लेकिन सौंदर्य वगैरह की हम बात कर ले तो इस टाइप के जो सब्जेक्ट है हमारे गृह विज्ञान में प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ये रहने वाला था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपसे मिलान पूछा गया। ठीक है, तो मिलान में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने इससे पहले भी वीडियो जो हमारे क्वेश्चन आंसर की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बता दिया था क्या करना है।
जो यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहे हैं, लाइन दिख रही है, यहाँ पे आपको लाइन पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि आपको पहला ही सबसे पहले मिलाना है। अगर आपको पहले तीसरा आता है तो आप तीसरा वाला मिला लीजिए इनमें से किसी से, और अगर आपको चौथा आ रहा है तो आप पहले चौथा वाला मिला लीजिए। उसके बाद प्रयास कीजिए कि यहाँ पे आप उस चीज को मिला के देख ले कि अगर यहाँ पे मैं मान लेती हूँ जो हमारा घ है उसका ऑप्शन एक रहने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख लूंगी कहाँ पे हमारा जो है वो एक दे रखा है। ऐसी मैं सेकंड का भी देख लूंगी कहाँ मिला रखा है। अगर 2 से 3 मिल गए तो ऑब्वियस सी बात है हमारा वही आंसर होगा, है ना। और अगर सेम है तो तीसरा तो मिलाना ही पड़ेगा। अगर 2 सेम है तो तीसरा मिलाना जरूरी है, बाकी अगर नहीं है तो फिर तो हमारा वही आंसर हो जाएगा, है। तो इसका जो सही आंसर है, वैसे आपका मैं सीधे बता देती हूँ, आपका ग जो है कि ए का आपका जो है वो थर्ड रहने वाला। आप देख रहे हैं व्यक्ति की बातचीत करने और दूसरों के साथ सार्थक संबंध क्या कहलाएगा, हमारा सामाजिक स्वास्थ्य। अगर हम सामाजिक तौर पे अच्छे हैं, खुश है, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, तभी तो ये होगा कि हम व्यक्तियों से बातचीत कर सकते हैं, दूसरे के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, जब हमारा सामाजिक स्वास्थ्य क्या है, अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रखा है आपसे कि सामान्य तनाव से निपटने की क्षमता। अब कोई भी तनाव है, कोई भी डिप्रेशन का माहौल है हमारे आसपास, लेकिन हम उससे निकल जा रहे हैं। क्यों निकल जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा है। तो आपका क्या होगा, जो ख है उसका हो जाएगा फोर्थ। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके बी का दे रखा है ऑलरेडी फोर्थ। आपका सी जो है शारीरिक गतिविधियों के करने की क्षमता, ये किस में आ जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य में ही आएगा। हम कोई भी कार्य शारीरिक रूप से अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो किस में आ जाएगा, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य में आ जाएगा। किसी भी समस्या के बिना की अस्वस्थ स्थिति किस में आ जाएगी, हमारी रुग्णता में आ जाएगी। मतलब कोई भी समस्या आ रही है और हम क्या है उस समय अस्वस्थ है, कोई भी स्थिति क्या है हमारी खराब है, अच्छी नहीं है, तो किस में आ जाएगी, हमारी रुग्णता में आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका आंसर जो हमारा था ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी थर्ड। तो आपको इसी तरीके से क्या है, मैचिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैचिंग नहीं आती है तो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए, बाद में आप उसको शांत मन से करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैचिंग क्या है, अगर एक दो भी हमें समझ में नहीं आता तो हम पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ तो ये 1 मार्क्स का है, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, आपका मन करे तो आप सारा पेपर करने के बाद भी आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हैं जो कि आपको हार्ड लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं बाद में। लेकिन ये याद रखना है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं कि मैंने तो ये क्वेश्चन छोड़ा था, मैंने किया ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं करना है, ठीक है, सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ नेक्स्ट आपसे पूछा गया है संचार प्रक्रिया। संचार प्रक्रिया क्या है, एक तरफा है, दो तरफा है, 3 तरफा, 4 तरफा। तो जो हमारी संचार प्रक्रिया है वो 2 तरफा प्रक्रिया है। जब क्या है, 2 व्यक्ति क्या है आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, अपनी बातों को इस प्रकार से रख रहे हैं कि सामने वाले को भी समझ में आ जाए, उसी को हम संचार बोलेंगे, एक सही संचार बोलेंगे, ठीक है। तो हमारी संचार प्रणाली क्या है, 2 तरफा संचार प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहां आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक सबसे पुराना संचार का एक तरीका है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि सबसे पुराना हमारा संचार का तरीका कौन सा है। जैसे फर्स्ट आपको कठपुतली दे रखा है, सेकंड पोस्ट, मोबाइल फोन, रेडियो। तो यहाँ पे क्या है आपको बताना होगा, जैसे कि आपने पढ़ा है तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे रेडियो हो गया, रेडियो के बारे में आपने सुना होगा कितना पॉपुलर है हमारा रेडियो हो गया। मोबाइल फोन की बात कर ले तो ये तो पारंपरिक में आ ही नहीं सकता है हमारा, है ना। कि क्यों नहीं आएगा पारंपरिक में, क्योंकि जो मोबाइल फोन है उसका प्रचलन कब हुआ है, अभी के टाइम पे हुआ है, आधुनिक समय में ही हो रहा है, पुराने समय से तो ये चलता हुआ नहीं आ रहा है। और यहाँ आपसे पूछा गया है जो आपका पारंपरिक जो तरीका है कि हम पारंपरिक रूप से जहाँ पे कर रहे हैं, हमारा जो संचार प्रणाली है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मोबाइल फोन इसमें आने से रहा। पोस्टर वगैरह की भी हम बात कर ले तो ये ज्यादा पुराना नहीं है। रेडियो की भी हम बात कर ले तो क्या होगा, रेडियो भी जब कुछ कुछ आविष्कार होना शुरू हो चुकी है उसके बाद से जो रेडियो है संचार का एक माध्यम बना है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, कठपुतली, क्योंकि कठपुतली काफी अच्छा संसाधन है जिससे हम लोगों को क्या है संचार की प्रणाली के द्वारा, इस कठपुतली के नाटक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लोगों को हम बातें बता सकते हैं, अपनी बातें हो गई, कुछ कहानी हो गई, तो कठपुतलियों के माध्यम से दिखाते हैं और काफी लंबे समय से हम ये करते हुए आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है कुछ और तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। इसमें क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता डैश मात्रा में होती है। अब यहाँ पे आपसे क्या है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि कुछ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन क्या है, जो इस टर्म का आपका जो नया आप बोल सकते हैं पैटर्न आ चुका है आपके एग्जाम का, तो उसमें आपको क्या है, पूरे जो हमारे एमसीक्यू रहने वाले हैं 16, 14 जितने भी है, उसमें आपको पूरे के पूरे क्या है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें आपको नहीं दिया गया है, रिक्त स्थान की तरह पूछ लिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे। तो जो हमारा प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको पता होगा क्या है, इनकी हमें ना ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। कौन सी है, ये हमारे वृहद पोषक तत्व है। वृहद पोषक तत्व कौन से होते हैं, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, नेक्स्ट, आयरन और आयोडीन की आवश्यकता डैश मात्रा में होती है, तो कम मात्रा में होती है। ये भी अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आयरन और आयोडीन कौन से हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व है। इनकी आवश्यकता हमें कम मात्रा में होती है, लेकिन पूरी हमें शरीर को चाहिए होती है। अगर इनकी भी कमी हो जाती है तो बहुत सारे रोग क्या है, होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की हमें ज्यादा आवश्यकता होती है, और आयरन या आयोडीन जो हो गए हमारी, उनकी आवश्यकता क्या है, कम मात्रा में होती है। ऐसी जरूरी नहीं आपसे यही पूछ ली जाएंगे, इसमें और भी पूछ सकते हैं, वसा हो गया या कुछ अन्य रेशे हो गए, जल हो गया। इनके अलावा भी आपको कुछ जैसे कि हम बोल सकते हैं प्रोटीन के पोषक तत्व है, उनके नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो सभी नाम क्या है आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक सबसे मजबूत रेशा, तो सबसे मजबूत रेशा उसकी बात करनी है, तो हम सबसे मजबूत रेशे की बात कर ले तो मेरे हिसाब से जूट होना चाहिए। लेकिन क्या है कि हम अगर जानतव जो है, मतलब जो हमें पशु से प्राप्त होता है, उसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, रेशम इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा, और जूट। अगर आपको कोई एक अन्य लगता है तो आप इसका भी जो आंसर है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जानतव रेशे में जो हमारा प्राकृतिक रेशा है, उसमें सबसे मजबूत हमारा रेशम है, और जो ऐसे हम प्राकृतिक रेशे की बात कर ले जो सबसे मजबूत है, वो हमारा जूट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब क्वेश्चन। तो यहाँ आपसे पूछा गया है इस चित्र के जरिए, यहाँ पे आपको अथवा में दे दिए हैं 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट यहाँ आपको एक चित्र दे रखा है, सेकंड अथवा में भी आपको यहाँ पे चित्र दे रखा है। ये आपका जो फर्स्ट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हथकरघा। हाथ के द्वारा क्या किया जा रहा है, यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं कपड़े की छटाई बुनाई जो है वो की जा रही है। ठीक है, ऐसे आपसे इमेज से रिलेटेड में क्या है क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो इमेज वगैरह है वो भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। अब नेक्स्ट यहाँ जो आपको दे रखा है, जो आपका चित्र है, ऐसे चित्र के भी जो क्वेश्चन है आपको आएंगे एग्जाम में, तो आपको क्या है कंफ्यूज नहीं होना, चित्र वगैरह जो है वो भी अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सेकंड चित्र दे रखा है, इसको बोलते हैं पावर लूम या फिर मशीनी करघा। ठीक है, ये जो है आपका हथकरघा है, मतलब जो हाथों से तैयार किया जा रहा है यहाँ पे वस्त्रों को किसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो है मशीनी करघा है, मतलब मशीन के द्वारा ही वस्त्रों की जो तैयारी है वो करवाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपके जो दृष्टिबाधित जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन दे रखा है कि सबसे कमजोर प्राकृतिक फाइबर का नाम क्या है, तो जो हमारा ऊन है, सबसे कमजोर जो हमारा प्राकृतिक फाइबर है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिएस्टर के 2 अन्य नाम दे रखे हैं, तो मुझे एक पता है जिसको पीईटी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा गया है ताना बुनाई पर चित्र बनाइए, तो ऐसे प्रश्न तो मुझे लगता नहीं आएंगे, लेकिन हाँ हो सकता है 1-2 जो क्वेश्चन है आपसे क्या किया जाए, ड्राइंग का पूछ लिया जाए, तो आपको ये भी क्या है अच्छी तरीके से तैयार रखना है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन, तो आपका आ चुका है भोजन शब्द से आप क्या समझते हैं। तो भोजन शब्द की हम बात कर ले तो क्या है, ऐसा हम बोल सकते हैं पदार्थ, या ऐसा हम कोई भी बोल सकते हैं चीज जिसमें क्या है सभी पोषक तत्व पूर्ण रूप से क्या है विद्यमान हो, वहां पे हो पूरी तरीके से। कोई भी चीज भोजन कब कहलाएगी, जब वो खाने योग्य हो, सभी उसमें प्रकार के पोषक तत्व जो है, तभी वो भोजन कहलाने लायक बनेगा, वरना कोई भी चीज तो भोजन बन नहीं सकता। जंक फूड की हम बात कर ले, भले ही हम उसको फूड की गिनती में ही रखते हैं, लेकिन वो खाने से तो बाहर रहता है, क्योंकि उसमें कोई भी पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं, या होते भी है लेकिन फिर भी क्या है वो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा क्या है नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम भोजन की बात कर ले तो भोजन क्या होगा, वो सभी पदार्थ जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और खाने के बाद क्या करते हैं, हमें ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, उन्हीं पदार्थों को हम भोजन या फिर संतुलित आहार जो है हमारा कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा गया है कपास की कोई दो विशेषताएं बतानी है, तो आप कपास की विशेषताओं में बता सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है देखने में, या फिर क्या है ये नमी को बहुत ज्यादा सोखता है इसलिए गर्मी में पहनने में अच्छा होता है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स क्या है आप कपास की विशेषताओं में बता सकते हैं। यहाँ आपसे ये 1 मार्क्स में पूछा गया है तो आपको क्या है 1 से 2 पॉइंट जो है वो दे देने होंगे। बाकी आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेंगे, 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके 14 तक सभी में आपके क्या है आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ और में आपसे पूछा गया है कि नायलॉन की विशेषताएं बताइए। नायलॉन क्या है कि हम इसको खींच के बहुत ज्यादा लंबा कर सकते हैं, बहुत आकर्षक होता है देखने में, ये कम ताप को लेता है, मतलब ताप ज्यादा सहन नहीं कर पाता है इसलिए इसको गर्मी में हम कम पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके केस स्टडी बेस्ड जो है वो प्रश्न आ चुके हैं, तो ये पैराग्राफ तो पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, ये आप देख लीजिए। मैं आपको सीधा क्या है आप जो आपके क्वेश्चन आंसर है वो करवा दूंगी। सॉरी, तो यहाँ आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जो है क्या है किशोरावस्था के दौरान स्वयं क्या है। किशोरावस्था के दौरान हम जो स्वयं संकल्पना है वो क्या होती है। अब यहाँ आपको ऑप्शन दे रखी है, फर्स्ट विकास की एक अवधि जो बचपन से पहले लेकिन वयस्कता के बाद होती है। क्या है ये विकास की एक अवधि तो है लेकिन ये क्या है पूछा गया है बचपन से पहले लेकिन वयस्कता के बाद होती है। ऐसा तो नहीं है, विकास क्या है चलता ही रहता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है हमारी विकास, है ना। नेक्स्ट क्या है जीवन की एक अवधि जिसमें स्वयं की भावना गहराई से बदलती है और स्वयं के लिए एक महत्वपूर्ण विकास की अवधि होती है। तो क्या है हमारा जो ये है सेकंड जो है आपका सही ऑप्शन वैसे आंसर तो हो जाएगा। नीचे के भी हम पॉइंट्स देख लेते हैं, एक ऐसा दौर जिसमें विकास रुका हुआ है, ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत हो गया ना, ये जो है आपका ये भी गलत हो चुका है क्योंकि विकास आपको पता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये भी हमारा गलत हो गया क्योंकि इसमें भी यही रीजन आ जाएगा, विकास क्या है किशोरावस्था में ऐसा तो नहीं होता कि हमारी विकास रुक जाती है, चलती रहती, विकास तो होता ही रहता है, कुछ कुछ चेंजेस क्या है आते ही रहते हैं, भले ही शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, भावनात्मक हो गया, लेकिन परिवर्तन क्या है होता ही रहता है। नेक्स्ट कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि आपका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड, क्योंकि जीवन की एक ऐसी अवधि होती है जिसमें स्वयं की जो भावना है गहराई से बदलती है, हम क्या है एकदम से चेंज हो जाते हैं, खुद के बारे में क्या है जागरूक हो जाते हैं, सिर्फ हम अपने चेहरों के साथ साथ क्या है अपने शारीरिक कौशल जो है मतलब आंतरिक जो कौशल है, विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं, इसको भी क्या है धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपका इसका क्या हो जाएगा सही आंसर सेकेंड 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि किशोरावस्था के दौरान आत्म समझ बढ़ती है किस तरीके से, आत्म समझ किस तरीके से बढ़ती है, सरल और असमान है, मतलब इजी भी है और असमान भी है, मतलब कोई भी तरीका नहीं है, या फिर सार है, एक हम बोल सकते हैं एक वे में चलती है, या फिर जटिल है और महत्वपूर्ण है। तो हमारी जो किशोरावस्था के दौरान आत्म समझ बढ़ती है वो क्या है वो काफी जटिल होती है। ये जो आंसर है आपको क्या है आपके जो पैराग्राफ है इसमें भी देखने को मिल जाएगा, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से है। जैसे यहाँ ये लाइन दिख गई किशोरावस्था के दौरान आत्म समझ तेजी से जटिल हो जाती है ना। तो ये आंसर क्या है आपके इसी क्वेश्चन से लिया गया है कि किशोरावस्था के दौरान क्या है हमारी जो आत्म समझ है वो काफी जटिल जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किशोरावस्था को एक ऐसे रूप में भी देखा जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है पहचान के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय, या फिर सुखी और शांतिपूर्ण विकास, केवल वृद्धि की अवधि, स्तुति और अनुग्रह समय की अवधि। यहाँ पे हम बाकी जो ये 3 पॉइंट्स अगर हम इनकी बात कर ले तो इसमें क्या पूछा गया है किशोरावस्था जो है कि हम इस रूप में भी एक अन्य रूप में भी हम देख सकते हैं। क्या किशोरावस्था में हमारी सुखी और शांतिपूर्ण विकास होता है? नहीं, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिससे क्या है भावनात्मक जो हम बोलते हैं चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, किसी भी चीज पे गुस्सा हो जाना, किसी भी चीज पे ओवर रिएक्ट कर देना, ये सारी प्रॉब्लम्स क्या है हमारी किशोरावस्था में आती रहती है। केवल वृद्धि की अवधि होती है, विकास होता है लेकिन बहुत सारे चेंजेस के साथ विकास होता है, तो ये भी हमारा क्या है सही नहीं होगा। स्तुति और अनुग्रह करने की अवधि है, मतलब याद करने के समय हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट नहीं रखा गया है, तो क्या है ये भी आपका नहीं होगा। जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या पहचान के लिए विकास
पहचान के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है किशोरावस्था के टाइम पे। ये क्या है हमारा जो किशोरावस्था है, आप देखते हैं अगर किशोरावस्था में हम देख लिया हमारे अंदर कौन से गुण हैं, कौशल है, तो क्या है आगे जब हम कोई भी जॉब करना चाहेंगे, कोई भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी, सामाजिक जिम्मेदारी हो गई या पारिवारिक जिम्मेदारी हो गई, तो हम उसको क्या है अच्छी तरीके से निभा पाएंगे। तो क्या है पहचान के लिए हमारी जो किशोरावस्था का दौर होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है, सॉरी, एक जाने माने मनोवैज्ञानिक के अनुसार डैश हमारे विकास के प्रत्येक चरण में शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक हमें कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जो हमें विकास के अगले चरण में आगे बढ़ने में सक्षम बनाते हैं। हम यहाँ पे पैराग्राफ में देख लेते हैं, यहाँ पे हमें एक वैज्ञानिक की बात जो है, मनोवैज्ञानिक है, उनकी बात बताई गई है, जिनका नाम क्या है हमारे एरिक एच। ठीक है, नीचे आंसर में भी आपको इनका नाम मिल जाएगा, इन्होंने ये बात कही है। तो इसका आपका क्या सही आंसर हो जाएगा, एरिक एच जो एरिक्सन है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। वैसे तो पैराग्राफ क्या है आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि उसमें से ही आपको मेनली जो मोस्टली आंसर है वो मिल जाएंगे। कुछ एक दो प्रश्न मैं बोल सकती हूँ कि आपको अलग से पूछ लिए जाए, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ में से ही आएंगे। तो ये जो हमारे एरिक एच है, इन्होंने ही कहा है कि क्या है हमारा जो शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जो हमें विकास के अगले चरण पे बढ़ने के लिए जो है सक्षम बनाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं हमें, जो कि हम क्या है अगले चरण की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा है, हमारे एच एरिक एरिक्सन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड आपका आ गया केस स्टडी बेस्ड, तो ये आप देख लीजिए। ये आपका जो संसाधन है उसके ऊपर ये जो बोल सकते हैं जो आपका ये पैराग्राफ दिया गया है, ये है संसाधनों के ऊपर है। क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो किसी भी संसाधन के अधिक और उचित उपयोग को बढ़ाने के लिए जानना क्यों आवश्यक है। तो हम कोई भी संसाधन जो है क्या कर रहे हैं, उसका उचित उपयोग कर रहे हैं और साथ ही में अधिक उपयोग कर रहे हैं, तो क्या जानना हमारे लिए आवश्यक है उसके बारे में। क्या संसाधनों का ज्ञान, संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों का सामूहिक और कुशल प्रबंध, सीमित संसाधन। तो यहाँ हम बात कर ले तो क्या है, जब हम संसाधनों का अधिक और उचित उपयोग करना चाहते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, संसाधनों का सामूहिक और कुशल प्रबंध। किस प्रकार से अगर हम योजनाबद्ध तरीके से संसाधनों का यूज कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। हम क्या है हमारे जितने भी हमारी डेली लाइफ की जो चीजें हैं, जो भी भौतिक हम बोल सकते हैं इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति क्या है संसाधनों के सही प्रयोग से, सही तरीके से यूज से हो सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, संसाधनों का सामूहिक और कुशल प्रबंध। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन, जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कौन से मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे आपसे पूछ लेंगे मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, आपको क्वेश्चन भी क्या है ठीक तरीके से पढ़ना है। पैसा, स्थान, मनोवृत्ति या उपकरण। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि जीवन के लक्ष्यों के लिए कौन सा मानव संसाधन की आवश्यकता होती है सबसे ज्यादा। मानव संसाधन क्या है हमारे, तो हम यहाँ पे उपकरण की बात कर ले तो वो भी आ जाएगा, हम पैसे की बात कर ले तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, उपकरण की हम बात करें तो टेक्नोलॉजी वगैरह कहाँ से आई है, मानव द्वारा ही आई है। लेकिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सबसे आवश्यक हमारे लिए क्या होता है, हमारा जो पैसा है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो यहाँ डैश गैर मानव संसाधन है। कौन सा संसाधन जो है मानवीय संसाधन नहीं है। तो क्या है आपका ज्ञान हो गया, पुस्तकालय हो गई, ऊर्जा हो गया, कौशल हो गया। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, हमारा कौशल, सॉरी यहाँ प्रश्न में पूछा गया है जो मानव संसाधन कौन से है। तो एक मिनट, सॉरी हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इज अ नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस, इसमें पूछा गया आपसे कौन सा मानव संसाधन नहीं है, जो गैर मानव संसाधन है मतलब प्राकृतिक संसाधन है वो पूछा गया है। बाकी हम तीनों की बात कर ले तो यहाँ पे ज्ञान जो हो गया ये भी मानव के अंदर होता है, पुस्तकालय हो गया मानव द्वारा निर्मित होता है तो ऑब्वियस सी बात है मानव संसाधन हुआ। हम कौशल की बात कर ले तो मानव के अंदर ही कौशल होते हैं, गुण होते हैं। ठीक है, तो बाकी बचा क्या हमारा ऊर्जा, तो ये हमारा क्या है प्राकृतिक संसाधन है।
आपने पढ़ा हो तो ये हमारा प्राकृतिक संसाधन है। तो ये किस में आ जाएगा हमारा, या तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से प्राकृतिक संसाधन को बताइए, या फिर निम्न में से गैर जो हमारे मानव संसाधन है उसके बारे में बताइए। तो हमारा क्या आ जाएगा, गैर मानव अगर आपसे पूछ लिया गया, इसका मतलब आपसे प्राकृतिक संसाधन की ही बात जो है वो की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। डैश मानव संसाधन है। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा मानव संसाधन है। तो स्कूल नहीं, ये तो हमारा क्या है, सामुदायिक संसाधन है एक तरीके से, सामुदायिक केंद्र, तो इस पे भी किसी एक मानव व्यक्ति का अधिकार होगा नहीं। अस्पताल, ये भी हमारा सामुदायिक संसाधन है। तो बचा कौन सा, योग्यताएं और कौशल। हर व्यक्ति के पास अपनी क्या है, योग्यताएं और कौशल होती है, सबके पास अलग अलग कौशल, अलग अलग योग्यताएं होती है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, मानव संसाधन में आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, घ आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब यहाँ आपसे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, क्या है, भोजन के कोई 2 कार्य बताइए। तो भोजन की हम बात कर ले, भोजन के 2 कार्य की बात कर ले, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करता है जो भोजन है, या कोई भी कार्य करने में हमें क्या है, आसानी होती है। अगर हम भोजन हम कर लिए हैं तो क्या है, पोषक तत्व हमारे शरीर को प्राप्त हो रहे हैं, ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है, शक्ति हमारे अंदर आ रही है, तो हम कोई भी कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। या फिर हम रोगों से अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं जब हमें पूरी तरीके से पोषक तत्व जो है भोजन के वो प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसे क्या है, आप बता सकते हैं भोजन की, आप फर्स्ट डेफिनेशन बता सकते हैं। भोजन क्या है, वो पदार्थ है जिसमें क्या है, सभी पोषक तत्व पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं, और व्यक्ति क्या है, उसका सेवन करके हम बोल सकते हैं ऊर्जा जो है वो प्राप्त करता है। और ऊर्जा के साथ ही क्या है, कोई भी शारीरिक कार्य हो गया आसानी से कर लेता है, जल्दी थकता नहीं है। कोई भी मानसिक कार्य आसानी से कर लेता है, जल्दी उसको थकावट नहीं होती, मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन नहीं आता है, मन जो है हमेशा अच्छा रहता है। ये सारे क्या है, आप भोजन के कार्यों में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, विटामिन ए के कोई विटामिन ए के 2 सबसे समृद्ध स्रोत का उल्लेख करना है। अब यहाँ पे स्रोत बताने हैं आपको, किससे हमें मिलता है जो विटामिन ए है, तो किससे मिलता है हम बता दे, तो पपीता हो गया, इससे हमें प्राप्त होता है, या कोई और फ्रूट आप बोल सकते हैं। तो फ्रूटों के नाम क्या आपको यहाँ बताने हैं, और किस प्रकार से क्या है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। इसमें सोर्स बताना था तो आप फ्रूट की बात कर सकते हैं कि पपीता क्या है, विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट, यहाँ क्या दे रखा है आपसे कि क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको 23। मीनू 11वीं कक्षा में गृह विज्ञान विषय चुनना चाहती है। उसमें गृह विज्ञान की 2 शाखाएं, वस्त्र और परिधान और बाल विकास के रोजगार के अवसर के बारे में सलाह देनी है। अब यहाँ पे क्या है, सीधे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया है, सीधा सीधा पूछना होता तो आपको सीधा ये पूछ सकते थे कि गृह विज्ञान से जो हमारा वस्त्र परिधान है और बाल विकास है, इसके कोई भी 2 रोजगार के बारे में जानकारी दीजिए। लेकिन यहाँ आपसे क्या है, एक व्यक्ति, एक पर्सन का नाम दे दिया गया है, बाकी कुछ कुछ कंफ्यूज करने के लिए आपको इसमें ऐड कर दिया गया है। सीधा आपसे यही पूछा है इसके अंदर कि जो हमारे वस्त्र और परिधान है और साथ ही में बाल विकास है, तो इसके कौन कौन से हमें रोजगार ये जो सब्जेक्ट है पढ़ने के बाद हमें मिल सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो हमारा जो वस्त्र परिधान है इसकी हम बात कर ले तो क्या है, हम फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, इसके जरिए हम बुटीक खोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अपने खुद के कार्य भी कर सकते हैं और साथ ही में किसी के अंडर भी कार्य कर सकते हैं। जैसे बताया, बुटीक खोलना हो गया, फैशन डिजाइनर बनना हो गया, या फिर घर में ही छोटे मोटे क्या है लोगों के वस्त्र को सिल सकते हैं, छोटे स्तर पर स्वरोजगार की शुरुआत जो है वो कर सकते हैं, किससे, हमारे वस्त्र और परिधान में। और अगर मैं बाल विकास की बात कर लूँ तो क्रैच खोल सकते हैं, या फिर घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, बच्चों को संभाल सकते हैं। ऐसे जो कार्य क्या है हम बाल विकास के रोजगार में कर सकते हैं। तो यही है, आपको इसमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन लेंथी बनाने के लिए आपको अलग अलग नाम दे दिया गया है, अलग अलग चीज दे दिया गया है, सीधा आपसे रोजगार के अवसर ही पूछा गया। और इसमें यह भी नहीं पूछा गया कि स्वरोजगार बताना है या फिर जो वेतन रोजगार होता है वो बताना है। तो आप कोई से भी रोजगार की क्या है 2 सूची, एक तरफ वस्त्र परिधान करके और एक तरफ क्या है हमारा बाल विकास करके क्या है सूची को अगर बना देंगे तो वो काफी अट्रैक्टिव भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा देखने में। और 2 से 3 अगर आपने यहाँ पे लिख दिए और साथ ही में क्या है ऊपर में ये लाइन लिख दी कि मीनू को
क्या है, निम्न रोजगार के जो अवसर है इस सब्जेक्ट को पढ़ के, इस विषय को पढ़ के प्राप्त होंगे। उसके बाद नीचे आप लिख सकते हैं, अगर आपको लाइन बनानी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसके द्वारा वो क्या कर सकती है, अपना बुटीक खोल सकती है। सेकेंड लाइन में आप लिख सकते हैं वो फैशन डिजाइनर बन सकती है। थर्ड लाइन में आप लिख सकते हैं कि वो क्या कर सकती है, घर में ही वस्त्रों को सिल सकती है। नेक्स्ट आप सेकंड में लिख देंगे, बाल विकास में ट्यूशन पढ़ा सकती है, क्रंच सेवा जो है वो स्थापित कर सकती है, या फिर बच्चों की देखभाल करने का कार्य शुरू कर सकती है। तो आपको क्या है, आप देख रहे हैं कितने लाइन जो है वो कवर अप हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, आपको आंसर भी करने हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सीता को कपड़े सिलने का शौक है, उसे कपड़े, टाई और डाई आदि की देखभाल करने का ज्ञान है। सीनियर सेकेंडरी स्तर पूरा करने के बाद इस क्षेत्र में उसे स्वरोजगार के अवसर की सलाह दीजिए। अब यहाँ पे भी आपसे वस्त्रों के बारे में, वस्त्र परिधान के बारे में ही पूछा गया है, थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया गया है, लेकिन जो वस्त्र परिधान है उसके बारे में ही पूछा है। और यहाँ पे आपको क्या बोलना है कि जो हमारे स्वरोजगार होते हैं, मतलब हम खुद से जो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, खुद का बुटीक खोल सकते हैं, उसमें क्या है, टाई एंड डाई के जो कार्य है वो कर सकते हैं। साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, छोटे मोटे स्तर पर खुद ही क्या है, वस्त्रों को सिल सकते हैं, है ना। ऐसे ऐसे क्या है, आपको पॉइंट्स जो है इसके अंदर बताने हैं, स्वरोजगार के जो अवसर है वो बताने हैं। आप इसमें अगर 2 से 3 जो है अवसर बता दे, 2 मैंने बता दिया कि बुटीक खोलना हो गया, या फिर क्या कर सकती है, सिलाई द्वारा कार्य कर सकती है, फैशन से रिलेटेड, ड्रेस फैशन से रिलेटेड कोई भी कार्य क्या है वो इसमें कर सकती है, जहां पे वो खुद से ही उसको स्थापित कर रही है। ठीक है, तो ऐसे ही पॉइंट्स में आपको क्या है, थोड़ा सा क्या है, ये तो ज्यादा 2 मार्क्स का है, तो आप इसको 4 से 5 लाइन में कर देंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगेगा क्वेश्चन जो है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसी में और में दे रखा है कि रीना को विभिन्न प्रकार के भोजन पकाना, बेकिंग, अचार आदि बनाने का शौक है एवं रोजगार क्या है, स्वरोजगार और अवसर और एक मजदूरी रोजगार के अवसर की सलाह दीजिए। इसमें भी आपसे क्या है, भोजन के बारे में पूछा गया है, उसको क्या शौक है, भोजन पकाने का, बेकिंग, अचार आदि का शौक है। इसमें आपको बताना है एक स्वरोजगार जहां वो खुद का कार्य स्थापित कर सकती है, या फिर एक मजदूरी रोजगार जहां पे वो किसी के अंडर कार्य कर सकती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात कर ले तो क्या हो सकती है, किसी होटल में शेफ का काम कर सकती है। ये किस में आ जाएगा, हमारे किसी के अंडर ही वो कार्य कर रही है, तो एक होटल में शेफ का काम कर सकती है, या फिर किसी ऐसे स्थान पर कार्य कर सकती है जहां उसको क्या है, वेतन प्राप्त हो रहा है। इसमें क्या है, हम बता सकते हैं कि खुद से क्या है, ऐसी संस्था स्थापित कर रही है जहां पे क्या है, बच्चों को क्या है, ये बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, उनको फ्री में क्या है, खाना प्रोवाइड करवा रही है। खुद से क्या है, उसने काम चालू किया है, या फिर ऐसा कोई उसने छोटा सा होटल खोल लिया है जहां पे क्या है, उसकी स्थापना खुद से ही वो कर रही है, और खुद से क्या है, खाना बना के अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट उसने कर लिया। तो ये आपका स्वरोजगार में आ जाएगा। जब उसने ये पढ़ाई कर लिया तो खुद से भी क्या है, होटल की स्थापना जो है वो कर सकती है, किसी के अंडर भी वो कार्य कर सकती है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स क्या है, आपको इसमें लिखने हैं। देख रहे हैं, ये जो आपके क्वेश्चन अपने तक आपने 3 क्वेश्चन देख लिए, ये आपके फर्स्ट चैप्टर से आए हैं, तो उसमें आप जो वेतन वगैरह है, स्वरोजगार है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तो यहाँ आपसे क्या है, किशोरावस्था में स्वयं की 2 विशेषताएं बतानी है। अब किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे बहुत सारे जो हमें परिवर्तन है वो देखने को मिलते हैं। आप ये लाइन लिख सकते हैं। साथ ही में आप बता सकते हैं किशोरावस्था के दौरान क्या होता है, जो किशोर होता है अपने अंदर बहुत सारी जो योग्यताएं है, कौशल है, उसको ढूंढना शुरू कर देता है। क्या करता है, वो अपने अंदर जो भी कौशल है वो खुद से प्रश्न करना शुरू कर देता है। मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कौन से गुण हैं, ऐसे ऐसे जो प्रश्न है वो शुरू हो जाते हैं। या फिर क्या है, आप इसमें बता सकते हैं भावनात्मक परिवर्तन के कारण क्या होता है, जो किशोर होते हैं या तो किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं करते हैं, या फिर छोटी छोटी बात पर भी रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ पॉजिटिव थिंक ही पूछ ले, अगर आपसे विशेषताएं पूछे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आ सकते हैं। पॉजिटिव अगर ज्यादा आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नेगेटिव थिंक भी जो है प्रभाव में वो आप बता सकते हैं, विशेषताएं में भी आप वो बता सकते हैं। क्योंकि चेंजेस होते हैं, तो ज्यादातर तो आप देख रहे हैं कि किशोरावस्था के दौरान क्या होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्या है, अकेले रहना पसंद कर देते हैं, खुद की बातें जो होती है वो भी समझ में नहीं आती, खुद से बहुत सारे प्रश्न जो है उठना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी विशेषताएं क्या है, इसमें आ जाएगी।
नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा गया है कि निर्मित या मानव निर्मित रेशा क्या होता है। ठीक है, निर्मित मतलब बना हुआ, या मानव निर्मित जो कि मानव द्वारा बना हुआ होता है। तो क्या है मानव निर्मित रेशा? जो कि मानव द्वारा निर्मित है उसको हम क्या बोलेंगे? मानव निर्मित रेशा बोलेंगे। इसमें क्या है, मानव अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी इसमें चमक ला सकते हैं, इसकी बनावट में चेंज ला सकते हैं, इसको अत्यधिक सुंदर बना सकते हैं, कलर में चेंज ला सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? हमारे मानव निर्मित जो रेशे हैं वो बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ आपसे पॉलिएस्टर के गुण पूछे गए हैं। हम इसकी बात करें तो पॉलिएस्टर के 2 गुण की हम बात करें, इसको क्या है, हम जितना मर्जी चाहे उतना लंबा खींच सकते हैं। काफी चमकदार होता है ये, और साथ ही में क्या है, आसानी से चमकदार भी होता है। इसका रंग जो है काफी अच्छा लगता है देखने में, और काफी गर्म भी ये होता है। ठीक है, तो इसको क्या है, हम ठंडी के टाइम पर पहनते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपकी ऊन की जो विशेषता है वो बतानी है। ऊन की हम बात कर ले तो ये क्या है, हमारा एक जानतव जो रेशा है वो है। किससे हमें प्राप्त होता है? रेशा जो है ये हमें भेड़ से प्राप्त होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक जानतव रेशा हो जाएगा। साथ ही में जो इसके वस्त्र होते हैं काफी मुलायम होते हैं, और क्या है, इसको हम ठंडी में पहन सकते हैं। काफी ये हमें ऊष्मा जो है गर्मी जो है वो प्रदान करते हैं, ये आप बता सकते हैं। या जो भेड़ है उनके अलावा खरगोश हो गए, या अन्य जानवर जो हो गए, कुछ जो फर वाले जानवर होते हैं, उनके भी क्या है, हमारे जो ऊन जो है निकाले जाते हैं, और उनसे भी वस्त्र जो है वो तैयार किए जाते हैं। ठीक है, काफी नर्म होता है, काफी मुलायम होता है, ये सारी विशेषताएं आप इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपको पूछा गया संचार की प्रक्रिया को एक उदाहरण सहित समझाइए। अब यहाँ संचार के बारे में आपको बताना है। संचार क्या है, हमारी 2 तरफा प्रक्रिया है। संचार कब हमारा एक संचार जो है आप बोल सकते हैं एक अच्छा संचार कहलाएगा, जब हम क्या है, सामने वाला व्यक्ति अपनी बातों को उस तरीके से रख रहा है कि जो सुनने वाला है, वक्ता की बातें ऐसी है जो ग्रहण करने वाला है उसको सही तरीके से समझ में आ रही है। उसी को हम क्या कहेंगे, हमारा जो है एक सुलभ या सही संचार हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको संचार में क्या है, इसमें आपको मेनली जो है डेफिनेशन देनी है। संचार जो है किस प्रकार से है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, उदाहरण आप इस तरीके से दे सकते हैं कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं अपनी बातें बोले जा रही हूँ, कॉल पे बोल रही हूँ, कोई सामने उसको बोले जा रही हूँ, उसको समझ ही नहीं आ रहा, मैं किसी और भाषा में बोल रही हूँ और वो किसी और भाषा में समझ सकता है उन बातों को, मैं अपना बोले जा रही हूँ, क्या हम उसको सही संचार बोलेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन तब हमारा संचार क्या है, सही संचार कहलाएगा जब सामने वाला, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी उन सब बातों को समझने के पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं सक्षम हो, उस बातों को समझ सके। उसी को हम क्या है, एक सुलभ संचार कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो यहां आपसे पूछा गया है मौखिक और गैर मौखिक संचार के विभिन्न तरीके हैं उनकी व्याख्या करनी है। पहले हम मौखिक की हम बात कर ले तो क्या है, मौखिक संचार हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, जहां पर हम अपनी बातों को बोल सकते हैं, बोल के हम अपनी बातों को प्रकट कर सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। और गैर मौखिक कौन से होते हैं, जहां पे हम इशारों के द्वारा क्या है, अपनी हम बोल सकते हैं जो हमारे शारीरिक हम बोल सकते हैं हाथ वगैरह है उसको हिला के मूवमेंट करके हम क्या कर रहे हैं, लोगों को, सामने वाले को समझा रहे हैं, तब उसको हम क्या बोलेंगे, गैर मौखिक, जहाँ पे बातों को बोलकर नहीं इशारों के द्वारा क्या है समझाया जा रहा है। हम मौखिक की बात कर ले तो बहुत सारे संचार हो जाते हैं, रेडियो हो गया, फोन हो गया, या अन्य जो संचार की आप बात कर लेते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, हमारे मौखिक संचार में आ जाएंगे। गैर मौखिक की हम बात कर ले तो ये क्या है, उन व्यक्तियों के लिए होता है जो पूर्ण रूप से क्या है, सक्षम नहीं होते सुनने में, बोलने में, या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा, तो उनके लिए क्या है, इस प्रकार के जो संचार है उनका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सभी लोग क्या है, संचार का जो यूज है उसको ले सके। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहां आपसे पूछा गया है अनिल अपनी किशोरावस्था में एक संपूर्ण शरीर की इच्छा रखते हैं। अब यहाँ पे भी आपको नाम दे दिया गया एक पर्सन का, और उससे क्या पूछा गया है कि ये अपनी किशोरावस्था में है और एक संपूर्ण शरीर की, अच्छा शरीर जो है उसकी इच्छा रखता है। वह अपने माता पिता और शिक्षकों की सलाह को नजरअंदाज जो है वो करता है, मतलब जो उसके माता पिता है, जो शिक्षक है उसको सलाह देते हैं, उस पर वो बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं देता। उसका आत्मसम्मान कम है, वह अधिक खाने, उल्टी करने या जो है हमारा रेचक का उपयोग करता है।
लुप्त रहता है। खाने के विकारों के नाम और इसके बचाव या उपयोग का उल्लेख कीजिए। यहाँ जो आपने ये सब पढ़ा, आपने ये अगर चैप्टर पढ़ा है तो ये किसमें हमारा जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसमें से दिया गया है। तो इसमें क्या है कि ये जो बीमारी है इसको हम क्या कहते हैं, बुलीमिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, किशोर क्या चाहता है, उसको ये लगता है कि वो क्या, उसका शरीर जो है मोटा है और एक्सरसाइज भी करता है, बहुत सारी चीजें करता है वजन कम करने के लिए, लेकिन साथ में क्या है, बहुत सारा खाना भी खा लेता है और बाद में उल्टी करके उस खाने को बाहर निकाल देता है, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। बहुत सारे आप बोल सकते हैं खाना पूर्ण रूप से शरीर के अंदर नहीं जाता तो हृदय संबंधित प्रॉब्लम हो गई, जोड़ों में दर्द हो गया, ऐठन वगैरह हो गई, ऐसी प्रॉब्लम क्या होती है, उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो वही इसमें पूछा गया है कि जब ऐसी चीजें उत्पन्न हो गई है तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, हम बुलीमिया कहते हैं। तो फर्स्ट आपको जो 1 मार्क्स से आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा कि आपने अगर बीमारी का नाम बता दिया तो आपको 1 मार्क्स कंफर्म हो गया है। फिर क्या पूछा है आपसे कि इन विकार का नाम बताइए, इसके बाद बचाव के उपाय का भी उल्लेख करना है। तो अब इसमें इस क्वेश्चन में ही अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या है, बचाव के तरीके भी पता चल जाएंगे। यहाँ पे क्या आपको माइंड भी यूज करना है, अगर ये टाइम नहीं है आपके पास तो आप इस तरीके से माइंड यूज कर सकते हैं कि क्या है, क्या कर रहा है कि वह क्या कर रहा है, अपने माता पिता और शिक्षक की सलाह को नहीं मान रहा है, नजरअंदाज कर रहा है। तो यहाँ आप एक पॉइंट बना सकते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, अपने माता पिता और शिक्षक की सलाह का जो है अच्छी तरीके से उनको सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन में लाना चाहिए। आपका फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा। फिर उसका आत्मसम्मान कम है तो क्या है, यहाँ पे आप लाइन बता सकते हैं सेकंड कि उसको क्या है, अपने आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा महत्व देना चाहिए। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि उसका शरीर क्या है, पूर्ण रूप से सही नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान जब उसके अंदर रहेगा तो उसको यही लगेगा ना कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, सही है, शरीर उसका मोटा नहीं हुआ है। तो क्या है, खुद पर विश्वास रखना चाहिए, आत्मसम्मान को कम नहीं करना चाहिए। सेकंड पॉइंट आप यहाँ डाल सकते हैं, वह अधिक खाने, उल्टी करने या रेचक का उपयोग करता है। यहाँ पे आप पॉइंट बना सकते हैं, क्या है कि उसको अपने भोजन लेने का जो तरीका है उस पर कंट्रोल करना चाहिए कि भोजन क्या है, पूर्ण इस प्रकार का भोजन लेना चाहिए जो कि उसके शरीर के लिए भी अच्छा हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 पॉइंट आपको बन चुके हैं। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से क्या है, अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 1-2 बार अगर आप क्वेश्चन को ही समझेंगे ना, आपको उसी में आंसर क्या है धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगे। बाकी अगर आप अन्य पॉइंट डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं कि क्या है, आत्मसम्मान वाली बात बोल दी कि क्या है, खुद पर उसको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, इस प्रकार से कि क्या है, बहुत सारा भोजन क्या है ग्रहण किए जा रहा है और साथ ही में उल्टी कर दे रहा है, जिससे बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उसके अंदर उत्पन्न हो सकती है। तो क्या है, उसको इन सब बारे में क्या है जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, उसको अपने टीचर हो गया, शिक्षक हो गया, दोस्त हो गए, इनकी बातें भी सुननी चाहिए, साथ में खुद पर पूरा विश्वास भी रखना चाहिए। ऐसे ऐसे पॉइंट्स क्या है आप इसके उपाय में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, आप 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए विदाई की व्यवस्था करना चाहते हैं। संसाधनों की पहचान करें, पार्टी के संगठन में प्रबंध प्रक्रिया के प्रत्येक चरण, उन 3 चरणों का उल्लेख करें जिन पर आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या है, संसाधनों का संरक्षण करना है। इस प्रकार से हम जो हमारे जो 12th के स्टूडेंट है, यहाँ पे बात हमें बताया गया है कि 12th के स्टूडेंट है, उनका लास्ट डे है, तो हमें उनके लिए जो सेरेमनी है वो बनानी है। तो इस प्रकार से बनानी है कि संसाधनों का उचित उपयोग हो सके। ठीक है, तो हमें क्या है, इसमें क्या है, संसाधनों का मूल्यांकन और प्रबंधन है उसके बारे में बताना है। जो आपके 5 स्टेज है हमारा, नियोजन हो गया, आयोजन हो गया, क्रियान्वयन हो गया, मूल्यांकन हो गया, इसके बारे में आपको मेनली क्या है इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, किस तरीके से आप आयोजन करेंगे, किस तरीके से नियोजन करेंगे, किस तरीके से उसको अपनी लाइफ में लाएंगे और किस तरीके से उसका रिजल्ट निकलेगा, ये सारी जानकारी क्या है आपको इसमें देनी है। ठीक है, तो आई होप इससे क्या है, आपको आंसर का तो तरीका पता चल गया होगा कि फर्स्ट आपको नियोजन करना है, किस तरीके से आप आइडिया लेकर आएंगे, किस तरीके से उसको आयोजित करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से क्रियान्वयन होगा, किस तरीके से आप लेकर आएंगे अपनी जो आपने सोच बनाई है या कुछ प्रबंध किया उसके अंदर किस प्रकार से लेकर आएंगे, और इन दी एंड क्या है, हमारा मूल्यांकन निकलेगा जिसमें हम रिजल्ट बताएंगे कि संसाधनों का सही प्रबंधन करके हमने इस प्रकार से इसका जो हम आयोजन है उसका हमने ये तैयार किया था। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है बच्चों की शिक्षा की अच्छी पोषक स्थिति के 4 लाभ बताने। अब क्या है, बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छी पोषक स्थिति जो है, हमारी पोषक स्थिति है वो किस प्रकार से जरूरी है। इधर वाली लाइन आप हटा दीजिए,
यहां तक हम देखें तो बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छी पोषण स्थिति किस प्रकार से आवश्यक है, किस प्रकार से जरूरी है। अगर हम बात कर ले शिक्षा में, तो हम बोल रहे हैं पोषण स्थिति क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हमें पूर्ण रूप से पोषक तत्व प्राप्त होंगे, हमें सही प्रकार से भोजन मिलेगा, सही प्रकार से जो भी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वो सारी चीजें प्राप्त होगी, तभी तो हम क्या होगा, तभी तो हम पूरी तरीके से जो पढ़ाई है उस पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। वही हमें भोजन प्राप्त नहीं हो रहा तो क्या होगा, हम तो मानसिक रूप से वहां पे रहेंगे ही नहीं जहां हमें होना चाहिए। पढ़ाई के बारे में जो भी चीजें हमें समझाई जा रही हो तो हमें समझ में ही नहीं आएगी जब हम भूखे रहेंगे। तो आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से भोजन क्या है, अच्छी पोषण जो हम पोषक तत्व है, पोषण स्थिति है, क्यों आवश्यक है बच्चों की शिक्षा के लिए। जब उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ भोजन मिलेगा, स्वस्थ पोषक तत्व प्राप्त होंगे तो क्या होगा, वो शारीरिक रूप से, फर्स्ट पॉइंट आप बता सकते हैं वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। सेकंड आप बता सकते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और कक्षा में अपना ध्यान लगा पाएंगे। थर्ड आप बता सकते हैं सामाजिक रूप से, क्यों, कक्षा क्या है, कक्षा में पूर्ण रूप से भाग भी ले पाएंगे। ठीक है, कक्षा में भाग लेंगे तभी तो क्या है, उनकी शिक्षा भी अच्छी होगी। आप और पॉइंट बता सकते हैं कि फोर्थ पॉइंट आप इस तरीके से बता सकते हैं, टीचर कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई प्रश्न पूछ रहा है तो क्या है, उसके लिए भी एबल रहेगा, उस क्वेश्चन का आंसर भी वो दे पाएगा। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स क्या है आप इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया, आपका समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है, संक्षेप में बताइए। अब समय क्या है, हमारी न्यूनतम चलने वाली प्रक्रिया है। जब समय किस प्रकार से होती है, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जब ये चला जाता है उसको हम समय कहते हैं। ठीक है, तभी हमारा जो एक समय है वो होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है। अब ये जो समय है, समय की बात कर ले, आज आपने देखा होगा किस तरीके से हम आज के यूथ की बात कर लेते हैं कि समय वो अपना वेस्ट कर रहे हैं। कोई हम बोल रहे एग्जाम टाइम आ गया, एक दिन पहले उन्होंने नोटबुक खोल ली, अब टेंशन में है यार मैंने तो सिलेबस किया ही नहीं, मैं इतना सब कुछ है मेरे को तो पता ही नहीं था। ऐसे ऐसे क्या है माइंड में जो चीजें हैं चलने लग जाती है। तो क्या है, जब ऐसा क्यों होता है, जब हमने समय का सही यूज नहीं किया, जब हमारे पास समय था तब हमने उसको क्या किया, वेस्ट किया, उसका इस्तेमाल सही से नहीं किया। उसकी वजह से आज क्या हो रहा है, हमें ऐसे जो हम बोल रहे बातें निकल रही है हमारे मुंह से कि मेरे को तो पता ही नहीं था ये भी आ रहा है, और ऐसी ऐसी टेंशन की जो स्टेज है वो बनता जा रहा है। तो समय आप देख सकते हैं हमारे लिए क्यों बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जो एक बार समय चला गया हम उसको दोबारा नहीं लेकर आ सकते हैं। अगर वो गया तो वो बीता हुआ कल बन चुका है। ठीक है, अब हमें क्या है, आने वाले समय में क्या है, इस प्रकार से समय प्रबंधन करना है कि हम अपने फ्यूचर के बारे में उसमें सोच सकें। समय बहुत आवश्यक है, एक बार चला गया तो वापस तो नहीं आएगा, तो इसका प्रबंधन बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर हम इसका सही से यूज कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी दैनिक जरूरतों की पूर्ति कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को बढ़ा सकते हैं, साथ ही में अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सकते हैं, खुद खुश रह सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं, अपने परिवार को भी खुश रख सकते हैं, अपने परिवार की जो इच्छाएं हैं उसकी भी पूर्ति कर सकते हैं। साथ ही में अगर हमने समय का सही उपयोग कर लिया तो हमें धन की प्राप्ति हो रही है, धन की प्राप्ति से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अन्य संसाधन जो है, सुविधा के संसाधन है, हम उनको भी खरीद सकते हैं। जैसे कि हम बात कर ले कि बहुत सारी, अब घर की बात कर ले, घर हो गया, कार हो गया, ऐसे जो संसाधन है क्या है हम उनको एकत्रित कर सकते हैं, साथ ही में क्या है अपने परिवार का जीवन भी सुलभ बना सकते हैं। तो समय प्रबंधन हमारे लिए इसीलिए आवश्यक है। ठीक है, ऐसे ऐसे पॉइंट क्या है आपको पता है, समय ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमने समय पे अपना कार्य नहीं किया, इसका मतलब क्या है, उसको हमने वेस्ट कर दिया है। आगे जाके हमें क्या है, 5 बजे, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। 1 बजे हमें एक काम मिला है जो कि हमें 5 बजे तक करना है। हम सोच रहे हैं कि हम 4 बजे तक यार खेल लेते हैं, उसके बाद अपने जो कार्य है वो कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, आप भूल गए और आपने क्या किया, पूरा इतना टाइम जो है वो यूज कर लिया। आपके पास बचा 15 मिनट। घिसी पिटी राइटिंग में आपने अपना काम कर लिया। अब आप टीचर को लेकर जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या आपको पनिशमेंट मिलेगी। तब आप क्या सोचेंगे कि सही होता अगर मैं इसी टाइम पर बाहर आ जाता, या फिर मैं इसी टाइम के कुछ टाइम बाद ही जो ये कार्य है कर लेता, तो अच्छे तरीके से ये कार्य हो भी जाता और मुझे डांट भी नहीं पड़ती। तो क्या है, यही है इसमें समझाने का प्रयास किया गया है कि समय कितना आवश्यक है। अगर वो कार्य आपने उसी टाइम किया होता तो वो अच्छा लगता, साफ सुथरा लगता, लोगों को समझ में भी आता। लेकिन वही आपने हड़बड़ी में किया है तो क्या है, वो खराब हो चुका है और साथ ही में आपको पनिशमेंट मिली है, उसका बुरा निष्कर्ष भी निकला है। वैसे ही समय का अगर आपने सही से यूज नहीं किया है तो आगे चल के क्या होगा, उसका एक गलत निष्कर्ष भी निकलेगा। तो ऐसी बातें क्या है, ऐसी लाइन जो हम बोल सकते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हो।
ठीक है, समय प्रबंधन वाले क्वेश्चन में आप इस तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, आप घर और स्कूल में बढ़ती मांगों और जिम्मेदारियों का सामना करने में सक्षम नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे जो घर में कुछ ऐसी डिमांड हो रही है जो कि आप पूरा नहीं कर सकते, कुछ स्कूलों में ऐसी डिमांड की जा रही है जो कि आपसे पूरी नहीं हो पा रही है। अपने मित्र के साथ उपयुक्त समय और गतिविधि योजना बनाकर इस समस्या को दूर करने का जो उपाय है उस पर चर्चा करनी है। इसमें आपको मेनली क्या बताना है कि आपका समय प्रबंधन जो है, आपने देखा होगा टाइम टेबल की यहाँ बात की जा रही है हमारी, कि किस प्रकार से आप टाइम टेबल बना सकते हैं ताकि क्या है, ये जो दोनों कार्य है इसकी पूर्ति हो सके। टाइम टेबल में आप क्या एक तरफ आप क्या बना सकते हैं, गृह कार्य, और एक तरफ बना सकते हैं आपका स्कूल का कार्य। दोनों में ही यहाँ पे टाइमिंग आपको दे देनी है, कितने टाइम में आपको कौन सा कार्य करना है। तो इस प्रकार से क्या है, आपको एक समय प्रबंधन सूची जो है, योजना जो है, गतिविधि है, उसको बनाना है। ठीक है, इसके अंदर तो ये तो आपको खुद करना पड़ेगा, किस प्रकार से आप योजनाबद्ध तरीके से जो अपना कार्य है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा गया है, अनीता की बेटी 9वीं कक्षा में है, उसकी पढ़ाई और शयन कक्ष के लिए उचित जगह की कमी है। ठीक, यहाँ पे उसकी पढ़ाई के लिए और सोने के कक्ष के लिए सही प्रकार से उसको जगह नहीं मिल रही है। अब वह एक नया घर खरीदने की योजना बना रही है। उसका मानना है कि इष्टतम उपयोग के लिए योजना बनाई जानी चाहिए। उसे सुझाव दे कि घर में कार्य क्षेत्र को निर्धारित डिजाइन करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ कार्य क्षेत्र की बात की जा रही है, तो आपको यहाँ पे कार्य क्षेत्र की विशेषताएं बतानी है। क्या है, ऊपर हमने देख लिया शयन कक्ष और पढ़ाई के कक्ष की बात की जा रही है। तो क्या है, मतलब शयन कक्ष हो गया, पढ़ाई का कक्ष हो गया, किस प्रकार से होना चाहिए, उसका वातावरण शांत और अच्छा होना चाहिए, खुला होना चाहिए ताकि हवा क्या है आती रहे, सफोकेशन ना हो उस रूम में। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। साथ ही में पेंट जो है, हम उसकी बात करें तो पेंट भी इस प्रकार का होना चाहिए कि पढ़ाई में उसका ध्यान लगे, कोई ज्यादा हैवी कलर ना हो कि उसका रिफ्लेक्शन क्या है जिस वजह से उसका पढ़ाई पे ध्यान ना जा सके। या फिर आप बोल सकते हैं कि टेबल वगैरह हो गया, उसको इस प्रकार से स्थापित करना चाहिए कि क्या है, उसको बैठने में भी अच्छा लगे और वो अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे सके। आसपास की हम वातावरण की बात कर ले तो वो माहौल क्या है, शांत और साफ और सुथरा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे पॉइंट आप इसमें खुद से भी बता सकते हैं कि आप, जैसे आप यहाँ पे जरूरी नहीं है इसको रखिए, आप खुद को भी रख सकते हैं कि अगर आप वहां होते तो किस प्रकार का जो है पढ़ाई का माहौल जो है वो चाहते, आप उसको यहाँ पे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपका, जो कि आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। समय को परिभाषित करें, समय प्रबंधन में कौन कौन से उपकरण है संक्षेप में बताइए। समय प्रबंधन की हम बात कर ले तो हमने यहाँ देख लिया था। तो इसमें क्या है, आपको यही बताना है कि समय प्रबंधन जो है वो किस प्रकार से, समय क्या है उसको बताना है। तो समय क्या है, अनंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। जब समय क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चली जाती है तो उसको हम एक समय कहते हैं। इस प्रकार से आप बता सकते हैं समय प्रबंधन में कौन कौन से उपकरण आ सकते हैं, तो किस प्रकार से टाइम टेबल वगैरह है वो लेकर आ सकते हैं, कौन सा कार्य कब करना है ये सब आप बता सकते हैं, आप किस कार्य को कितना टाइम देना है वो आप बता सकते हैं इसके अंदर। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका समय का एक उचित उपयोग होगा। ठीक है, तो इसमें आपको यही सारी बातें बतानी है। आई होप आपको जो ये पूरा सैंपल पेपर है वो समझ में आ गया होगा। यही आपके सैंपल पेपर में था। आपने सारे क्वेश्चन जो देखे कहीं बाहर से नहीं आए हुए, सारे क्या है आपके बुक से ही रिलेटेड है। सारे जो प्रश्न है अगर आपने गौर किया हो, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो चुका है इसमें। ठीक है, बाकी तो पूछा गया आपसे जितना भी कुछ था आपके बुक से ही था। तो आई होप आपको पैटर्न जो है, पेपर पैटर्न वो समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। तो आई होप आप एंड तक इस वीडियो में बने थे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।